इतिहास को समझना ना एक पहेली सुलझाने जैसा ही है, खासकर तब जब हम 1000 साल लंबे दौर को देख रहे हों। तो आज हम सन 700 से 1750 के बीच की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि सब कुछ कितना अलग था। चलिए इस दिलचस्प पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। अब जरा इन दो नक्शों को देखिए। ये दोनों ही भारतीय उपमहाद्वीप के हैं, लेकिन इन्हें बनाने में सदियों का फासला है। एक 12वीं सदी का है तो दूसरा 18वीं सदी का। जगह एक ही है, पर ये तो जैसे दो अलग अलग दुनिया लग रही हैं, है ना? तो सवाल यही है कि भाई ऐसा क्यों? देखिए, ये सवाल सिर्फ नक्शों के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि वक्त के साथ इंसानी ज्ञान, तकनीक और दुनिया को देखने का नज़रिया कैसे बदलता है। ये असल में हमारे सीखने और बदलने की एक कमाल की कहानी है। तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले पड़ाव पे चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया को उस जमाने में कैसे समझा जाता था और कागज पर उतारा जाता था। अल इदरीसी के नक्शे में तो दुनिया जैसे उल्टी ही है। जहां आज हम उत्तर भारत देखते हैं, वहां दक्षिण भारत है और श्रीलंका तो सबसे ऊपर है। वहीं फ्रांसीसी नक्शा एकदम जाना पहचाना लगता है, खासकर इसके तटीय इलाके बहुत सटीक हैं, क्योंकि यह समुद्री यात्रा और व्यापार के लिए बना था। तो इससे एक बात तो साफ होती है, नक्शे सिर्फ भूगोल नहीं बल्कि बनाने वाले का मकसद भी दिखाते हैं। तो यहां सबसे बड़ी बात पता है क्या है? अल इदरीसी का नक्शा गलत नहीं था। नहीं, वो उस समय की जानकारी के हिसाब से बिल्कुल ठीक था। जैसे जैसे खोज बढ़ी, यात्राएं बढ़ी, नक्शा नवीसी यानी कार्टोग्राफी का विज्ञान भी बेहतर होता गया। मतलब इतिहास को समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ ही सब कुछ है। अच्छा, जैसे नक्शे बदले वैसे ही शब्दों के मतलब भी बदले। जिन शब्दों का हम आज इस्तेमाल करते हैं उनका मतलब हमेशा से वो नहीं था जो आज है। चलिए अब भाषा की इस बदलती दुनिया की सैर करते हैं। हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए। 13वीं सदी में इसका मतलब था दिल्ली सल्तनत के अंदर आने वाला एक छोटा सा इलाका। 16वीं सदी में बाबर के लिए ये पूरे उपमहाद्वीप की संस्कृति और भूगोल का नाम था। और आज ये एक राष्ट्र है, एक देश है। सोचिए, एक ही शब्द ने कितनी लंबी यात्रा तय की है। या फिर विदेशी शब्द के बारे में सोचिए। आज हमारे लिए इसका मतलब क्या है? कोई जो दूसरे देश से हो। लेकिन तब अगर कोई दूसरे गांव से भी आता था जो समाज का हिस्सा नहीं था, तो उसे परदेसी या अजनबी यानी एक तरह से विदेशी ही माना जाता था। समाज की सीमाएं आज से बहुत अलग थीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इतिहासकारों को ये सब पता कैसे चलता है? वो अतीत के जासूसों की तरह होते हैं, जो छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर पूरी कहानी बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि वो किन सुरागों का इस्तेमाल करते हैं और ये काम असल में कितना मुश्किल हो सकता है। प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले ज्ञान को बचाने और फैलाने का सारा काम इन लिपिकों यानी स्क्राइब्स के कंधों पर था। वे हाथ से पांडुलिपियों की नकल करते थे। ये उस जमाने का कॉपी पेस्ट था, लेकिन एक ऐसा कॉपी पेस्ट जिसमें हर बार एक इंसानी छाप रह जाती थी। जरा ये किस्सा सुनिए। ये बताता है कि कागज उस जमाने में कितना कीमती था। लोग पुरानी लिखावट को धोकर उसी कागज को दोबारा इस्तेमाल कर लेते थे। अब सोचकर देखिए, इस पूरी प्रक्रिया में न जाने कितनी कहानियां, कितना इतिहास हमेशा के लिए मिट गया होगा। ये बिल्कुल कानाफूसी वाले खेल की तरह है। एक लिपिक ने मूल कॉपी से नकल की, शायद कुछ गलत पढ़ लिया या छोटा मोटा बदलाव कर दिया। फिर कई सालों बाद दूसरे लिपिक ने उस बदली हुई कॉपी से नकल की। सदियों तक ये चलता रहा और नतीजा, आखिरी नकल और असली लेख में जमीन आसमान का फर्क आ गया। इसीलिए इतिहासकारों को सच जानने के लिए कई अलग अलग नकलों का मिलान करना पड़ता है। और चुनौती सिर्फ बदलावों की नहीं थी, बल्कि लिखावट को पढ़ने की भी थी। बाईं ओर है नस्तलीक लिपि, जो काफी साफ और पढ़ने में आसान है। लेकिन अब दाईं ओर देखिए, ये है शिखस्ता लिपि। कितनी घनी और जटिल है। जरा सोचिए, इन कोड्स को समझने में इतिहासकारों को कितनी मेहनत लगती होगी। तो अब तक हमने नक्शे और शब्दों की बात की, लेकिन चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। ये सिर्फ नक्शों या शब्दों की कहानी नहीं है। इन 1000 सालों में समाज, तकनीक और संस्कृति में क्रांतिकारी बदलाव आए। ये नवाचार का एक जबरदस्त दौर था। सिंचाई के लिए रहट ने खेती बदल दी, चरखे ने कपड़ा उद्योग में क्रांति ला दी और आग्नेय अस्त्रों ने तो जंग का तरीका ही बदल दिया। और साथ ही आलू, मिर्च और चाय जैसी नई चीजें सिर्फ खाने की मेज पर नहीं आई, ये अपने साथ नए विचार और व्यापार के नए रास्ते भी लेकर आईं। ये है वो रहट। देखने में शायद ये साधारण लगे, पर इसने किसानों को बेहतर सिंचाई की ताकत दी, जिसका सीधा मतलब था ज्यादा फसल, और ज्यादा फसल का मतलब था बढ़ती आबादी और बड़े होते शहर। ये इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी तकनीक बड़े सामाजिक बदलाव ला सकती है।
और जब खेती और तकनीक बदलती है तो जाहिर है समाज और राजनीति में भी बड़े बदलाव आते हैं। नए समूह उभर कर सामने आए और बड़े बड़े साम्राज्य बने। देखिए, जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है तो वो कुछ लोगों के लिए नए मौके भी लेकर आता है। ये उथल-पुथल का दौर था और इसी दौर में राजपूत, मराठा, सिख और जाट जैसे कई समूहों ने इस बदलते राजनीतिक माहौल का फायदा उठाया और इतिहास में अपनी एक खास जगह बनाई। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और जटिल हुई, समाज में काम का बंटवारा भी बढ़ गया। लोगों को उनके काम धंधे और पृष्ठभूमि के आधार पर जातियों में बांटा जाने लगा। ये एक तरह की सामाजिक व्यवस्था थी जहां हर समूह के अपने नियम कायदे होते थे जिन्हें उनकी अपनी पंचायतें लागू करती थीं। इसी दौर में तुगलक और मुगलों जैसे बहुत बड़े विशाल साम्राज्यों का भी उदय हुआ। ये एक बहुत बड़े और विविध इलाके पे राज करते थे। लेकिन इन साम्राज्यों में कई अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं वाले क्षेत्र एक साथ थे और उनकी स्थिरता हमेशा एक जैसी नहीं रहती थी। केंद्रीय शक्ति और स्थानीय पहचान के बीच एक लगातार खींचतान चलती रहती थी। तो अंत में हम इसी सवाल पर वापस आते हैं। अतीत वाकई एक अनजान देश की तरह है। वहां सिर्फ घटनाएं और तारीखें नहीं हैं, बल्कि सोचने और दुनिया को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। अगर हम सच में समय में पीछे चले जाएं, तो क्या हम उनकी दुनिया को, उनके शब्दों को समझ भी पाएंगे? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि इतिहास को समझने के लिए सिर्फ तथ्यों की नहीं, बल्कि कल्पना और हमदर्दी की भी जरूरत होती है। जरा सोचिए कि क्या मध्ययुगीन भारत में कोई किंगडम बिल्डर प्लेबुक जैसी चीज हो सकती थी? खैर, आज हम कुछ वैसा ही समझने वाले हैं। ये कोई टिपिकल हिस्ट्री की कहानी नहीं है, बल्कि एक तरह का ब्लूप्रिंट है कि कैसे सिर्फ महत्वाकांक्षा, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी और कुछ मजेदार रस्मों के दम पर एक पूरा साम्राज्य खड़ा किया जा सकता था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक मामूली सा सरदार जो कल तक किसी और राजा के दरबार में सिर झुका रहा था, वो आखिर कैसे सत्ता की सीढ़ियां चढ़कर खुद महाराजा अधिराज यानी राजाओं का भी राजा बन जाता था? तो इसका जवाब है, ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं था। जी नहीं, ये एक सोची समझी पूरी तरह से प्लान की गई चाल थी। तो चलिए सीधे मैदान में ही उतरते हैं। ये जो नक्शा है, ये 7वीं से 12वीं शताब्दी के भारत का है और जैसा कि साफ दिख रहा है, ये कोई शांत इलाका बिल्कुल नहीं था। ये तो एक शतरंज की बिसात जैसा था, जहां गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल जैसी बड़ी बड़ी ताकतें एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रही थीं। यहाँ सत्ता का खेल अपने पीक पर था और राजा बनने का सपना हर कोई देख रहा था। तो इस प्लेबुक का पहला चैप्टर क्या होगा? पहला कदम है ये समझना कि ये नए राजा आखिर आए कहाँ से थे। ये कोई आसमान से नहीं टपके थे। इनकी शुरुआत तो अक्सर बहुत ही मामूली होती थी, किसी बड़े राजा के एक वफादार मातहत के तौर पर। और यहीं पर एंट्री होती है इस खेल के सबसे जरूरी खिलाड़ी की, सामंत। अब ये सामंत कौन थे? ये वही स्थानीय सरदार या वॉरियर चीफ थे जो राजा के अंडर काम करते थे। इनका काम था वफादार बने रहना, राजा के लिए तोहफे लाना, दरबार में हाजिरी देना और लड़ाई के वक्त फौज में मदद करना। मतलब ये सिस्टम के बहुत जरूरी पुर्जे तो थे, लेकिन इनके दिल में अपनी खुद की महत्वाकांक्षा भी पल रही थी। और यहाँ आता है सत्ता तक पहुँचने का पूरा रोड मैप। ये एक सीढ़ी जैसा था जिसका हर पायदान एक सोची समझी चाल थी। स्टेप 1, अपने राजा की खूब सेवा करो, पूरी वफादारी दिखाओ। स्टेप 2, धीरे धीरे अपनी ताकत और दौलत बढ़ाते जाओ। स्टेप 3, जब काफी पावरफुल हो जाओ तो खुद को महासामंत यानी ग्रेट लॉर्ड डिक्लेयर कर दो। और आखिरी सबसे हिम्मत वाला कदम, बस सही मौके का इंतजार करो और अपने ही मालिक को गद्दी से हटाकर खुद राजा बन जाओ। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ी अड़चन थी। देखिए, उस जमाने के नियम के हिसाब से राजा तो सिर्फ क्षत्रिय ही बन सकता था। तो जरा सोचिए, अगर कोई जन्म से क्षत्रिय नहीं है तो वो अपनी सत्ता को जायज कैसे ठहराएगा? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन इसका एक बहुत ही क्लेवर सोल्यूशन भी था। और वो सोल्यूशन था हिरण्यगर्भ नाम का एक अनुष्ठान, जिसका मतलब है सोने का गर्भ। इसे एक तरह का स्पिरिचुअल रीबूट समझिए। ब्राह्मणों की मदद से इस पूजा को करने के बाद कोई भी शासक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, सिंबॉलिकली एक क्षत्रिय के तौर पर दोबारा जन्म ले सकता था। वाह! मतलब धर्म का इस्तेमाल करके अपनी सत्ता पर मोहर लगाने का ये एक जीनियस तरीका था। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है राष्ट्रकूट। पता है, ये लोग शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के सामंत हुआ करते थे, लेकिन फिर राष्ट्रकूट चीफ दंतिदुर्ग ने बिल्कुल यही किया।
पहले अपने चालुक्य मालिक को हराया, फिर हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया और खुद राजा बन बैठा। और ये कोई सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो इतिहास है जो आज भी इन गुफाओं की दीवारों पर उकेरा हुआ है। ठीक है, तो अब सत्ता तो हाथ में आ गई, बहुत बढ़िया। लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होता है। इतने बड़े राज्य को आखिर चलाया कैसे जाए? देखिए, नए शासकों के पास अपने टूल बॉक्स में कई सारी चीजें थी। सबसे पहले तो थे बड़े बड़े भारी भरकम टाइटल्स, जैसे महाराजा अधिराज या त्रिभुवन चक्रवर्तिन। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये पावर स्टेटमेंट्स थे। लेकिन समझदार राजा ये भी जानते थे कि अकेले राज करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए उन्हें सामंतों, किसानों, व्यापारियों और ब्राह्मणों सबके साथ पावर शेयर करनी पड़ती थी, ताकि सब खुश रहें और कोई बगावत की ना सोचे। और हाँ, किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए फ्यूल तो चाहिए, यानी रिसोर्सेज। और उस दौर में रिसोर्सेज का मतलब मोटे तौर पर एक ही चीज थी, टैक्स। और जब बात टैक्स की आती है तो चोल साम्राज्य का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। उनके रिकॉर्ड्स में 400 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के टैक्स का जिक्र मिलता है। सोच सकते हैं, 400! इससे पता चलता है कि राज्य अपनी तिजोरी भरने को लेकर कितना सीरियस था। और सुनिए, ये कोई आम टैक्स नहीं थे। एक था वेट्टी, जो कैश में नहीं बल्कि जबरदस्ती मजदूरी करवा के वसूला जाता था। फिर था कदमाई, यानी लैंड रेवेन्यू। लेकिन कुछ टैक्स तो सच में कमाल के थे, जैसे घर पर छप्पर डालने पर टैक्स या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी इस्तेमाल करने पर भी टैक्स। अरे यहाँ तक कि परिवार की जायदाद अगली पीढ़ी को देने पर भी टैक्स देना पड़ता था। मतलब ऐसा लगता है कि हर चीज पर, हर काम पर टैक्स था। तो एक राजा अपनी इमेज कैसे बनाता था? इसका जवाब है प्रशस्तियों में। इन्हें उस जमाने का पब्लिक रिलेशंस यानी पीआर कैंपेन समझ लीजिए। ये ब्राह्मणों से लिखवाई गई तारीफों से भरी कविताएं होती थीं, जिनमें राजा को किसी सुपर हीरो की तरह दिखाया जाता था। अब सवाल यह है कि क्या ये सब बातें हमेशा सच होती थीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये राजा की ब्रांड इमेज बनाने का सबसे जबरदस्त तरीका था। और राजा अक्सर अपने वफादार ब्राह्मणों को इनाम में जमीनें देते थे। और इन लैंड ग्रांट्स को किसी कागज पर नहीं बल्कि तांबे की प्लेटों पर रिकॉर्ड किया जाता था, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं था, ये एक ऑफिशियल सरकारी दस्तावेज था जिस पर शाही मोहर लगी होती थी। एक ऐसा पक्का सबूत जिसे सदियों तक मिटाया नहीं जा सकता था। तो देखिए, सत्ता हासिल करना और उसे चलाना एक बात है, लेकिन दुश्मनों से उसे बचाकर रखना, यहीं से इस प्लेबुक का अगला और शायद सबसे खूनी चैप्टर शुरू होता है, जंग। चलिए एक बार फिर इस नक्शे पर नजर डालते हैं। यहाँ गंगा घाटी में एक शहर था, कन्नौज, और ये उस समय का सबसे बड़ा प्राइस था। जिस किसी का इस पे कंट्रोल होता, उसका पूरे इलाके पर दबदबा माना जाता था। और इसी एक शहर पर कब्जा करने के लिए सदियों तक गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये तीनों ताकतें आपस में लड़ती रहीं। क्योंकि इसमें 3 पार्टियां थीं, इतिहासकार इसे त्रिपक्षीय संघर्ष या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। तो सवाल उठता है कि ये राजा आपस में लड़ते क्यों थे? जवाब है अपनी ताकत दिखाने के लिए, और पावर दिखाने का सबसे शानदार तरीका था बड़े बड़े और भव्य मंदिर बनवाना। ये मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं थे, ये तो दौलत और ताकत के सिंबल थे। और ठीक इसी वजह से जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर हमला करता, तो उसका पहला टारगेट अक्सर यही मंदिर होते थे। क्यों? क्योंकि इन्हें लूटने से न सिर्फ खजाना हाथ लगता था, बल्कि ये दुश्मन राजा की इज्जत को मिट्टी में मिलाने जैसा था। इस स्ट्रैटेजी का एक बहुत ही जाना माना उदाहरण है अफगानिस्तान का महमूद गजनवी। उसने साल 1000 से 1025 के बीच 17 बार भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला किया, और उसका मेन टारगेट हमेशा अमीर मंदिर ही होते थे, जिनमें गुजरात का मशहूर सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। अब एक ऐसे साम्राज्य की बात करते हैं जिसने इस पूरी प्लेबुक के हर चैप्टर में महारत हासिल कर ली थी। ये थे इतिहास के असली मास्टर प्लेयर्स, द माइटी चोला। चोलों ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया तंजावुर और गंगईकोंड जैसे शानदार विशाल मंदिर बनवाकर। पर ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं थी, नहीं, ये तो उस समाज का न्यूक्लियस बन गए थे। वो सेंटर जहां से इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर सब कुछ चलता था। इन मंदिरों के चारों ओर पूरे के पूरे शहर बस गए थे। लेकिन चोलों की लेगेसी सिर्फ पत्थर तक ही सीमित नहीं थी।
उनकी बनाई हुई कांसे की मूर्तियां आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्ट फॉर्म्स में गिनी जाती हैं। ये दिखाता है कि वो सिर्फ ताकतवर वॉरियर्स ही नहीं थे, बल्कि एक बेहद एडवांस्ड और रिच कल्चर के क्रिएटर भी थे। लेकिन इन शानदार मंदिरों, कला और ताकतवर सेना के पीछे चोल पावर का असली सीक्रेट छिपा था, और वो था एग्रीकल्चर। जी हाँ, खेती। उन्होंने सिंचाई यानी इरिगेशन की ऐसी कमाल की तकनीकें डेवलप की, नहरें, कुएं, बड़े बड़े तालाब, कि उन्होंने कावेरी नदी के डेल्टा को भारत का राइस बोल बना दिया। और यही वो अनाज था जो उनके इतने बड़े साम्राज्य को असल में फ्यूल दे रहा था। तो ये रही एक किंगडम बनाने की पूरी प्लेबुक। एक क्विक रिकैप। नंबर 1, एक सामंत के तौर पर शुरू करो। नंबर 2, धर्म या ताकत से अपने शासन को लेजिटिमाइज करो। नंबर 3, एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स सिस्टम बनाओ। नंबर 4, अपनी इमेज बनाने के लिए पीआर यानी प्रशस्तियों का इस्तेमाल करो। नंबर 5, जंग और दौलत से अपनी पावर दिखाओ। और आखिर में नंबर 6, कला और आर्किटेक्चर के जरिए एक ऐसी लेगेसी बनाओ जिसे दुनिया हमेशा याद रखे। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब हम इन राजाओं और साम्राज्यों को देखते हैं तो ताकत की असली विरासत क्या होती है? क्या वो जीती हुई लड़ाइयाँ हैं, या फिर वो दुनिया है जो वो पीछे छोड़ गए, मंदिरों, कला और सिंचाई सिस्टम्स के रूप में? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इतिहास खुद हमें सोचने पर मजबूर करता है। तो चलिए आज समझते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों ने एक इतना बड़ा साम्राज्य बनाने और उसे चलाने के लिए आखिर कौन से अनोखे औजार, कौन से तरीके इस्तेमाल किए। तो सवाल यही है, 12वीं सदी में दिल्ली सच कहें तो एक मामूली सा शहर था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये एक महान साम्राज्य की राजधानी बन गया? देखिए, दिल्ली के इस बदलाव की कहानी शुरू होती है तोमर राजपूतों से। उनके बाद चौहान आए और उन्होंने इसे एक जरूरी व्यापारिक केंद्र बना दिया। मतलब ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 12वीं सदी की शुरुआत में तोमरों का राज था, फिर बीच में चौहान आ गए और देखते ही देखते 13वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की नींव रख दी गई और यहीं से दिल्ली एक असली राजनीतिक ताकत बन गई। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि दिल्ली सल्तनत किसी एक खानदान का राज नहीं था। इस पर 300 सालों में एक के बाद एक 5 अलग-अलग राजवंशों ने हुकूमत की। शुरुआत हुई तुर्की शासकों से और इसका अंत हुआ लोदी वंश के साथ। तो साम्राज्य तो खड़ा हो रहा था, पर नए सुल्तानों के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। इतने बड़े और अलग-अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य को चलाने के लिए भरोसेमंद लोग कहाँ से लाएं? जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये फैसला किसी को लेना होता तो वो क्या करता? क्या पहले से जमे जमाए शक्तिशाली अमीरों पर भरोसा करता या फिर कोई और ही रास्ता अपनाता? और सुल्तानों का जवाब सच कहूं तो हैरान करने वाला था। उनका मानना था कि एक वफादार गुलाम एक बेटे से भी ज्यादा भरोसेमंद हो सकता है, और यही सोच उनके शासन का एक तरह से मूल मंत्र बन गई। तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसे कहते थे बंदगान। ये कौन थे? ये खास गुलाम थे जिन्हें मिलिट्री सर्विस के लिए खरीदा जाता था और फिर ट्रेनिंग दी जाती थी। मजे की बात यह थी कि सुल्तान के अलावा उनकी अपनी कोई पहचान नहीं थी। वो पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर थे और इसी वजह से उनकी वफादारी पर कोई सवाल ही नहीं उठता था। और ये स्लाइड इस बात को क्या खूब समझाती है। एक तरफ है अमीर का बेटा जिसकी अपनी जमीन है, अपने सपने हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, और दूसरी तरफ है ये बंदगान जिसकी पूरी दुनिया ही सुल्तान से शुरू होती है और सुल्तान पर ही खत्म। अब बताइए, सुल्तान के लिए ज्यादा भरोसेमंद कौन हुआ? तो ये बंदगान का सिस्टम तो था, लेकिन दरबार की राजनीति वो तो एक अलग ही कहानी थी। सत्ता का असली खेल कैसा होता था, इसे समझने के लिए रजिया सुल्तान की कहानी से बेहतर और क्या हो सकता है। सोचिए, रजिया अपनी सभी भाइयों से ज्यादा काबिल थी। ये बात उस जमाने के इतिहासकार भी लिख रहे थे। लेकिन दरबार के जो ताकतवर अमीर थे, उन्हें एक औरत का उन पर हुकूमत करना बिल्कुल मंजूर नहीं था। और नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 4 साल के अंदर ही उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। अच्छा, तो भरोसेमंद लोग तो मिल गए, लेकिन अब अगला सवाल, इतने बड़े साम्राज्य के दूर दराज के इलाकों को कंट्रोल कैसे किया जाए और साम्राज्य चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इसका जवाब था एक बहुत ही स्मार्ट सिस्टम जिसे इक्ता कहते थे। आसान शब्दों में कहें तो ये एक जमीन का टुकड़ा था, एक इलाका जो मिलिट्री कमांडरों को दिया जाता था। तो ये सिस्टम काम कैसे करता था? बहुत सिंपल था। मुक्ति को एक इक्ता यानी इलाका मिलता था,
उनकी जिम्मेदारी थी कि वहां कानून व्यवस्था बनाए रखें और जरूरत पड़ने पर सुल्तान को फौजी मदद दें। इसके बदले में वो उस इलाके से टैक्स वसूल सकते थे। इसी टैक्स से वो अपना और अपनी सेना का खर्च चलाते थे। और सबसे जरूरी बात, ये पोस्ट परमानेंट नहीं थी। सुल्तान उनका ट्रांसफर करते रहते थे ताकि कोई भी अपने इलाके में बहुत ज्यादा ताकतवर न बन जाए। देखिए, आखिरकार कोई भी साम्राज्य हो, उसे चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ही, और सल्तनत की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया था टैक्स। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर तो टैक्स का बोझ बाप रे बाप बहुत ज्यादा था। जो सबसे बड़ा टैक्स था खराज, वो किसानों की फसल का सीधा सीधा 50% था। सोचिए, आधी मेहनत की कमाई टैक्स में चली जाती थी। और तो और मवेशियों और घरों पर भी अलग से टैक्स लगता था। लेकिन सल्तनत के लिए रास्ता फूलों का नहीं था। उसे हमेशा 2 बड़े खतरों का सामना करना पड़ता था। एक तो घर के अंदर के विद्रोह और दूसरे बाहर से होने वाले हमले। पहला खतरा तो घर के अंदर ही था, स्थानीय सरदार। मशहूर यात्री इब्न बतूता ने लिखा है कि ये सरदार बांस के इतने घने जंगलों में अपने किले बनाकर रहते थे कि उन्हें भेदना लगभग नामुमकिन था। उन्हें हराने के लिए बहुत ही ताकतवर सेना की जरूरत पड़ती थी। और बाहर से जो सबसे बड़ा खतरा था, वो थे मंगोल। चंगेज खान जैसे लीडरों के अंडर मंगोलों के हमले दिल्ली के लिए एक लगातार बना रहने वाला सिरदर्द थे, एक बहुत गंभीर खतरा। और इस मंगोल खतरे से निपटने के लिए कोई छोटा मोटा उपाय नहीं चला। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे सुल्तानों को एक बहुत बहुत बड़ी सेना बनानी पड़ी। अब इतनी बड़ी सेना को बनाए रखना, उसके खाने पीने और तनख्वाह का इंतजाम करना प्रशासन और खजाने पर एक बहुत बड़ा बोझ था। तो हुआ क्या सल्तनत का, और क्या उसकी बनाई हुई व्यवस्था उसके साथ ही खत्म हो गई? आइए देखते हैं। तुगलकों के बाद सल्तनत की चमक फीकी पड़ने लगी। सैयद और लोदी वंश ने 1526 तक दिल्ली पर राज तो किया, लेकिन तब तक सल्तनत का इलाका बहुत सिमट चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सल्तनत तो चली गई, पर एक चीज पीछे छोड़ गई, उसका बनाया हुआ प्रशासनिक ढांचा। वो गायब नहीं हुआ। यही तो थी सल्तनत की असली विरासत। खलजी और तुगलकों का बनाया हुआ सिस्टम इतना जबरदस्त था कि बाद में शेर शाह सूर ने उसी को अपनाया और उसे और भी बेहतर बनाया। और फिर जब महान मुगल सम्राट अकबर अपना साम्राज्य जमा रहे थे, तो उन्होंने भी शेर शाह की इसी व्यवस्था को अपनी नींव बनाया। तो ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है ना, कि किसी साम्राज्य की कामयाबी का सेहरा सिर्फ एक महान राजा या सुल्तान के सिर बनना चाहिए, या फिर उन मजबूत सिस्टम्स को भी मिलना चाहिए जो अक्सर पर्दे के पीछे रहकर उस साम्राज्य को असल में चलाते हैं। नमस्कार। हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री इसी शानदार इमारत से, यानी दिल्ली के लाल किले से, पूरे देश को संबोधित करते हैं। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि भारत की पहचान का एक जिंदा हिस्सा है। और इसे बनाने वाले थे मुगल, वो राजवंश जिसने लगभग 200 सालों तक इस उपमहाद्वीप की किस्मत लिखी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सा ब्लूप्रिंट था, कौन सी तरकीब थी जिसके दम पर मुगलों ने इतना विशाल और टिकाऊ साम्राज्य खड़ा कर दिया? उनकी कामयाबी का वो क्या राज था? चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ये मुगल आखिर थे कौन। उनकी पहचान अपने आप में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। देखिए, मुगलों की रगों में ना 2 महान योद्धा वंशों का खून दौड़ता था। माँ की तरफ से वो चंगेज खान के वंशज थे, लेकिन उन्हें मुगल या मंगोल कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि ये नाम हजारों लाखों लोगों के नरसंहार से जुड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ पिता की ओर से वो तैमूर के वंशज होने पर बड़ा गर्व महसूस करते थे। आखिर उनके इसी महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा जो किया था, ये एक सोची समझी ब्रांडिंग थी। और भारत में इस वंश की नींव रखी पहले मुगल बादशाह बाबर ने। उनकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में राजगद्दी मिली, लेकिन जल्द ही उसे छोड़ना भी पड़ा। कई सालों तक भटकने के बाद 1504 में उन्होंने काबुल पर कब्जा किया, और फिर 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हरा दिया। उनकी जीत का एक बड़ा सीक्रेट था तोपों का बेहतरीन इस्तेमाल, जिसने उन्हें दिल्ली और आगरा का बादशाह बना दिया। लेकिन देखिए, किसी जगह को जीतना एक बात है और उस पर लंबे समय तक राज करना बिल्कुल दूसरी। असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ था।
आखिर इतने बड़े और विविधताओं से भरे देश को चलाने का उनका गेम प्लान क्या था? और इस सवाल का जवाब छिपा था मुगलों के सबसे बड़े प्रशासनिक आविष्कार में, मनसबदारी सिस्टम। ये सिर्फ कोई सरकारी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि ये वो इंजन था जिसने मुगल साम्राज्य को सदियों तक ताकत दी। तो आखिर ये मनसबदार था कौन? आसान भाषा में समझिए कि ये मुगल साम्राज्य के टॉप सिविल और मिलिट्री ऑफिसर होते थे, सब एक ही व्यक्ति में। मनसब का मतलब था एक रैंक या एक ओहदा, जिससे दरबार में किसी की हैसियत और सैलरी तय होती थी। अब ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता था? ये 3 चीजों पर टिका था। पहला था जात। ये एक नंबर था जो बताता था कि किसी अधिकारी का पद और सैलरी कितनी होगी। जितनी बड़ी जात उतना बड़ा ओहदा। दूसरा था सवार। ये मनसबदार का मिलिट्री टारगेट था, यानी उसे कितने घुड़सवार सैनिक अपनी टुकड़ी में रखने होंगे। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, वो था जागीर। सैलरी कैश में नहीं मिलती थी, इसके बदले एक इलाका यानी जागीर दे दी जाती थी, जहां से टैक्स वसूल कर वेतन और बाकी खर्चे निकाले जाते थे। और वो जो सवार रैंक की बात हमने की, वो असल में कुछ ऐसा दिखता था। एक मनसबदार अपनी सैन्य टुकड़े के साथ जो साम्राज्य की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहती थी। ये उनकी जिम्मेदारियों का एक बहुत ही अहम हिस्सा था। और इस सिस्टम की असली ताकत सामने आई अकबर के दौर में। जैसे जैसे साम्राज्य फैलता गया, उन्होंने राजपूत, अफगान, मराठा जैसे अलग अलग ताकतवर समूहों को भी मनसबदार बनाना शुरू कर दिया। ये सिर्फ उदारता नहीं थी, ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। सबको सत्ता में हिस्सेदारी देकर अकबर ने साम्राज्य के लिए एक मजबूत और वफादार बेस तैयार कर लिया। लेकिन देखिए, कोई भी साम्राज्य सिर्फ नियमों और रैंक से नहीं चलता। उसे जोड़ने के लिए एक बड़े विचार, एक फिलॉसफी की भी जरूरत होती है। और मुगलों के लिए वो विचार था सुलह-ए-कुल। सुलह-ए-कुल का सीधा मतलब था सबके लिए शांति, यूनिवर्सल पीस। ये अपने समय से बहुत आगे की सोच थी। इस नीति के तहत साम्राज्य में किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं होता था। ये वो गोंद था जिसने इतने अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोगों को एक साथ बांध कर रखा। अगर मनसबदारी सिस्टम साम्राज्य का हार्डवेयर था, तो सुलह-ए-कुल उसका सॉफ्टवेयर था। 17वीं सदी तक आते आते मुगल साम्राज्य अपनी दौलत और शोहरत के शिखर पर पहुंच चुका था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस शानदार कामयाबी के पीछे एक गहरा विरोधाभास भी छिपा था। उस जमाने में जो भी विदेशी ट्रैवलर्स भारत आते थे, उनकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती थीं। उन्होंने मुगल साम्राज्य को एक ऐसी धरती बताया जहां दौलत की कोई कमी ही नहीं थी। पर यह कहानी का सिर्फ एक पहलू था। अब जरा इन नंबर्स पर नजर डालिए। ये एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। साम्राज्य के कुल 8000 मनसबदारों में से सिर्फ 5.5% यानी महज 445 मनसबदारों के पास देश की कुल आमदनी का 61.5% हिस्सा था। ये एक जबरदस्त आर्थिक असमानता थी, जहां मुट्ठी भर लोग अमीर से और अमीर होते जा रहे थे। और इस अमीरी गरीबी की खाई का बोझ कौन उठा रहा था? जाहिर है, आम किसान और कारीगर। टैक्स का बोझ इतना ज्यादा था कि उनके पास अपना गुजारा चलाने या फिर अपने काम धंधे में दोबारा पैसा लगाने के लिए कुछ खास बचता ही नहीं था। साम्राज्य की ये जो शानदार इमारत थी, वो इन्हीं की कमजोर होती बुनियाद पर खड़ी थी। और फिर धीरे धीरे इस पूरे सिस्टम में क्रैक्स दिखने लगे। मनसबदारों की संख्या तो बहुत बढ़ गई, लेकिन उन्हें देने के लिए जागीरें कम पड़ने लगी। और जिन्हें जागीरें मिली भी, वहां से उतनी आमदनी नहीं हो पा रही थी जितनी होनी चाहिए। इसका नतीजा ये हुआ कि 17वीं सदी के आखिर तक किसानों और जमींदारों ने बगावत करनी शुरू कर दी, जिससे साम्राज्य की नींव हिलने लगी। तो भले ही 18वीं सदी आते आते मुगल साम्राज्य राजनीतिक तौर पर कमजोर पड़ गया, लेकिन उसकी विरासत आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है। और ये सिर्फ लाल किले या ताजमहल जैसी इमारतों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे खाने, हमारी भाषा और हमारी कला में भी इसकी गहरी छाप दिखती है। और विडंबना देखिए, जिस सिस्टम ने साम्राज्य को इतनी ताकत दी, आखिर में उसी ने उसे तोड़ा भी। जब दिल्ली में बादशाह कमजोर हुए, तो उनके ही ताकतवर सूबेदारों ने अवध और हैदराबाद जैसी जगहों पर अपनी अपनी स्वतंत्र रियासतें बना लीं। साम्राज्य का ब्लूप्रिंट ही उसके बिखरने का कारण बन गया। तो आखिर हम मुगलों के इस ब्लूप्रिंट से क्या सीखते हैं? उन्होंने सैन्य शक्ति और सबको साथ लेकर चलने की नीति के बीच एक अनोखा संतुलन बनाया था।
उनकी कामयाबी और आखिरकार उनका पतन आज हमें यही सिखाता है कि किसी भी विविध समाज को चलाने के लिए सिर्फ एक मजबूत सिस्टम ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि सबके लिए बराबरी और न्याय भी उतना ही ज़रूरी है। ये एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही मायने रखता है। जब भी हम भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े साम्राज्य, राजा महाराजा और वर्ण व्यवस्था पर बना समाज, है ना? लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? बिल्कुल नहीं। दरअसल ठीक उसी वक्त एक पूरे की पूरी दूसरी दुनिया भी फल फूल रही थी। एक ऐसी दुनिया जिसके अपने नियम थे, अपनी पहचान थी। तो आज हम इतिहास की इस दूसरी अक्सर भूली बिसरी कहानी में उतरेंगे, जनजातियों, खानाबदोशों और उनके अनोखे राज्यों की दुनिया। तो चलिए गोता लगाते हैं इतिहास की इस दूसरी कहानी में। देखिए, एक तरफ बड़े बड़े साम्राज्य थे और ब्राह्मणों के बनाए वर्ण व्यवस्था के नियम थे, लेकिन इनसे कोसों दूर बिल्कुल अलग तरह के समाज भी मौजूद थे। ये ऐसे समाज थे जो न तो जाति के बंधनों को मानते थे और न ही ऊंच नीच वाले वर्गों में बटे हुए थे। तो ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या इतिहास की हमारी जो समझ है वो पूरी है, या हम एक बहुत बड़े और बहुत ही दिलचस्प हिस्से को नज़रअंदाज कर रहे हैं? इसी सवाल का जवाब हमें अतीत की एक ज़्यादा गहरी और सच्ची तस्वीर तक ले जाएगा। शाही दरबारों की भव्यता को एक पल के लिए भूल जाइए और जरा इस तस्वीर को देखिए। ये एक संथाल जनजातीय नृत्य है। यहाँ जो जिंदगी है, जो ऊर्जा है, जो समुदाय की भावना है, वो हमें उस दूसरी दुनिया की एक जबरदस्त झलक देती है। एक ऐसी दुनिया जो वर्ण व्यवस्था के दायरे से बाहर अपनी संस्कृति और अपनी आज़ादी के साथ जी रही थी। तो ये जनजातीय लोग आखिर थे कौन? असल में ये वो समुदाय थे जो आमतौर पर जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, मतलब ऐसी जगहों पर रहते थे जहां पहुंचना मुश्किल था। और इसी वजह से उन्होंने अपनी एक अलग सामाजिक और सांस्कृतिक दुनिया बना ली थी जो उस समय के मुख्य धारा के समाजों से एकदम अलग थी। आप जरा इस नक्शे पर एक नज़र डालिए। ये सच में कमाल है कि ये समुदाय कहाँ-कहाँ फैले हुए थे। पंजाब में खोखर और गख्खर, उत्तर पश्चिम में ताकतवर बलोच, पश्चिम और मध्य भारत में भीलों की बड़ी आबादी और उत्तर पूर्व में नागा और अहोम जैसी जनजातियां। मतलब ये पूरे उपमहाद्वीप में मौजूद थे और हर किसी का अपना एक खास इलाका और प्रभाव था। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो इन्हें इतना अलग बनाती थी? सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात थी नातेदारी। मतलब उनका पूरा समाज परिवार और खून के रिश्तों पर टिका था। जमीन और चरागाह किसी एक की जायदाद नहीं थे, बल्कि पूरे कबीले की मिल्कियत थे। और हाँ, उनके पास कोई लिखी भी किताबें या कानून नहीं थे, लेकिन उनकी कहानियाँ, उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी जुबानी तौर पर आगे बढ़ते थे और यही उनका संविधान था। इस पूरी व्यवस्था की जो बुनियादी इकाई थी वो थी कुल, या जिसे हम अंग्रेजी में क्लैन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है परिवारों का एक ऐसा समूह जो ये मानता था कि उन सब के पूर्वज एक ही थे। पूरा का पूरा सामाजिक ढांचा इसी कुल के प्रति वफादारी पर टिका होता था। अच्छा, अब उन समुदायों की बात करते हैं जिनका घर ही सफर में था। पशुचारी, खानाबदोश। ये लोग सिर्फ यहाँ वहाँ घूम नहीं रहे थे, बल्कि ये उस समय की अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही जरूरी चलती फिरती कड़ी थे। यहाँ पर दो बिल्कुल अलग तरह की जिंदगी थी, लेकिन मजे की बात यह है कि एक दूसरे पर काफी निर्भर थी। एक तरफ बसे हुए किसान थे जो अनाज और कपड़े जैसी चीजें बनाते थे। दूसरी तरफ ये खानाबदोश थे जो अपने जानवरों के साथ अच्छे चरागाहों की तलाश में घूमते थे और दूध, ऊन, घी जैसी चीजें तैयार करते थे। और फिर ये दोनों आपस में इन चीजों का लेन देन करते थे। एक तरह का बार्टर सिस्टम जो दोनों के लिए फायदेमंद था। और इन खानाबदोशों में एक नाम सबसे बड़ा था, बंजारे। ये सिर्फ जानवर नहीं पालते थे, ये उस दौर के सबसे बड़े व्यापारी खानाबदोश थे। आप इन्हें एक तरह की चलती फिरती सप्लाई चेन समझ सकते हैं जो शहरों को गांवों से जोड़ती थी। उनके इस कारवां को टांडा कहते थे। और टांडा का मतलब सिर्फ कुछ लोग और जानवर नहीं थे, नहीं, एक एक टांडा में कई कई परिवार साथ चलते थे। उनकी पूरी घर गृहस्थी, सब कुछ, ये अपने आप में एक चलता फिरता गांव होता था। इनके काम का पैमाना कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आपको 17वीं सदी के एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मुंडी की बात से लगेगा। उन्होंने लिखा, सुबह हमारी मुलाकात बंजारों के एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। 14,000 बैल, जरा सोचिए। और उनका बिजनेस मॉडल देखिए कितना सरल और असरदार था।
वे अनाज वहां खरीदते हैं जहां ये सस्ता होता है और इसे उन जगहों पर ले जाते हैं जहां ये महंगा होता है। और अगर 14,000 की संख्या आपको बड़ी लगी तो जरा इस पर गौर कीजिए। जब मुगल सेना किसी बड़े फौजी अभियान पर निकलती थी तो उनके लिए लाखों सैनिकों का अनाज कौन पहुंचाता था? यही बंजारे। और कहा जाता है कि वे इसके लिए लगभग 1 लाख बैलों का इस्तेमाल कर सकते थे। 1 लाख! ये उनकी ताकत और उनके महत्व को साफ साफ दिखाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी जनजातियां हमेशा छोटी और बिखरी हुई ही रहीं। वक्त के साथ कुछ जनजातीय समाज बेहद ताकतवर और संगठित राज्यों के रूप में उभरे। आइए इसके 2 शानदार उदाहरण देखते हैं, गोंड और अहोम। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये है गोंडवाना का इलाका, जो गोंड लोगों का विशाल घर था, उनका जंगल। जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ी, छोटे छोटे गोंड सरदारों ने बड़े और शक्तिशाली राज्य बनाने शुरू कर दिए और जल्द ही वे अपने आसपास के इलाकों पर हावी हो गए। और यहाँ एक ऐसा फैक्ट है जो सच में दिमाग घुमा देता है। अकबर के ज़माने के इतिहास अकबरनामा में लिखा है कि गढ़ कटंगा नाम के एक गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। जी हाँ, 70,000 गांव। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कोई छोटा मोटा कबीला नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा और व्यवस्थित राज्य था। और इसी महान गोंड राज्य की एक कमाल की शासक थीं रानी दुर्गावती। पति के देहांत के बाद उन्होंने अपने छोटे से बेटे की तरफ से राज संभाला और अपने राज्य को और भी बड़ा और खुशहाल बनाया। लेकिन 1565 में मुगल सेना ने हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन जब उन्हें लगा कि हार निश्चित है तो उन्होंने आत्मसमर्पण करने से बेहतर मौत को चुना। उनकी कहानी आज भी हिम्मत और स्वाभिमान की मिसाल है। अब चलिए भारत के उत्तर पूर्व की तरफ चलते हैं, जहां अहोम लोगों ने एक बहुत ही मजबूत राज्य बनाया था। वे आज के म्यांमार से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में बस गए थे। मजे की बात यह है कि वो टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे थे। सोचिए, वे 1530 के दशक में ही बंदूकें इस्तेमाल कर रहे थे और 1660 आते आते तो वे खुद ही अच्छी क्वालिटी का बारूद और तोपें बनाने लगे थे। शायद इसीलिए वे मुगलों के लगातार हमलों का डट कर सामना कर पाए। अच्छा, उनकी ताकत का एक बड़ा राज था पाइक सिस्टम। ये एक तरह से राज्य के लिए जबरन मजदूरी का सिस्टम था। हर गांव को बारी बारी से अपने कुछ लोग राज्य के काम के लिए भेजने पड़ते थे। यही पाइक शांति के समय में बांध और सड़कें बनाते थे, और जब जंग होती थी तो यही सैनिक बन जाते थे। तो जाहिर है, जब इतने अलग अलग समाज, एक तरफ जनजातियां और दूसरी तरफ वर्ण व्यवस्था वाला समाज एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो कुछ तो बदलेगा। ये टकराव और सहयोग का एक बड़ा ही दिलचस्प दौर था, जिसने दोनों ही तरह के समाजों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये बदलाव हुआ कैसे? देखिए, इसकी एक पूरी प्रक्रिया थी। जैसे जैसे जनजातीय राज्य बढ़े और ताकतवर होते गए, उनके जो बड़े बड़े परिवार थे, जो शासक थे, वे राजपूतों जैसा दर्जा और सम्मान पाने लगे। इसके ब्राह्मणों ने उनकी मदद की। उन्होंने इन नए राजाओं को क्षत्रिय के तौर पर मान्यता दी और बदले में राजाओं ने ब्राह्मणों को खूब जमीनें दान में दी। नतीजा ये हुआ कि शासक वर्ग तो ऊंचे वर्ण में शामिल हो गया, लेकिन उनकी जनजाति के जो बाकी आम लोग थे, वे धीरे धीरे निचली जातियों का हिस्सा बन गए। लेकिन यहाँ ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि हर कोई इसी रास्ते पर नहीं चला। पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम की कई ताकतवर जनजातियों ने एक बिल्कुल अलग राह चुनी। उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया और जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर लौटते हैं। जनजातियों और खानाबदोशों की इस कहानी को जानने के बाद क्या हमारे लिए इतिहास पहले जैसा रहता है? ये हमें बताता है कि भारतीय उपमहाद्वीप का सामाजिक ताना-बाना हमारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल, ज्यादा विविध और ज्यादा दिलचस्प था। ये हमें इतिहास को सिर्फ महलों और राजधानियों की नज़रों से नहीं, बल्कि जंगलों, पहाड़ों और चलते फिरते कारवाओं की नज़रों से भी देखने के लिए मजबूर करता है। चलिए जरा सोचते हैं मध्यकालीन भारत के बारे में। एक ऐसा दौर जहां बड़े बड़े साम्राज्य थे, शानो शौकत थी, लेकिन साथ ही समाज कठोर नियमों और मुश्किल कर्मकांडों में भी जकड़ा हुआ था। और इन सब ने मिलकर कहीं ना कहीं एक आम इंसान और ईश्वर के बीच एक फासला सा बना दिया था। अब भक्ति का ये जो आइडिया था, मतलब भगवान से सीधे जुड़ने का एक पर्सनल रास्ता जो हर किसी के लिए खुला हो, ये कोई बिल्कुल नया नहीं था। इसकी जड़ें तो श्रीमद् भगवद गीता जैसे हमारे बहुत पुराने ग्रंथों में मिलती हैं और ये विचार सदियों से लोगों के दिलों में मौजूद था।
बस यही सवाल हमें भक्ति और सूफी आंदोलनों के केंद्र में ले जाता है। ये वो आंदोलन थे जिन्होंने न सिर्फ आध्यात्मिकता की परिभाषा ही बदल दी, बल्कि उस समय के पूरे समाज की नींव को हिलाकर रख दिया। तो आइए इस सफर पर निकलते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत से, 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच, जहां भक्ति की इस क्रांति ने सबसे पहले अपनी जड़ें जमाई। तो इस आंदोलन को लीड करने वालों में थे 63 नयानार संत, जो भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह डूबे हुए थे। नयानार का मतलब ही है वो जो शिव को अपना लीडर या मार्गदर्शक मानते थे। और सिर्फ नयनार ही नहीं, उनके साथ थे 12 अलवार संत, जिन्होंने अपनी भक्ति भगवान विष्णु को समर्पित की। अलवार यानी वो जो ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह खोए हुए हैं। पर जानते हैं सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? वो ये थी कि ये संत आखिर थे कौन? ये समाज के हर तबके से आते थे, कुम्हार, किसान, सैनिक और यहाँ तक कि वो लोग भी जिन्हें उस जमाने में अस्पृश्य माना जाता था। ये उस समय की कठोर जाति व्यवस्था पर एक सीधी चोट थी। इस आंदोलन की आत्मा को समझने के लिए जरूरी है कि हम एक अहम संत से मिलें, माणिक वसागर। वो सबसे सम्मानित नयनार संतों में से एक माने जाते हैं। उनकी कविता की ये लाइनें देखिए, ये भक्ति के उस गहरे, उस पर्सनल एहसास को दिखाती हैं। मतलब सोचिए, यहाँ ईश्वर कोई दूर बैठा राजा नहीं, बल्कि एक दोस्त है, एक गाइड है, जो इस हाड़ मांस के शरीर को भी सोने के मंदिर में बदल देता है। तो जैसे जैसे भक्ति की ये लहर दक्षिण से उत्तर भारत की तरफ बढ़ी, इसने सिर्फ आम लोगों के दिलों को ही नहीं छुआ, बल्कि उस समय के जो बड़े बड़े दार्शनिक थे ना, उनके बीच विचारों का एक तूफान ही खड़ा कर दिया। इस बहस के कह सकते हैं 2 बड़े चेहरे थे। एक तरफ थे 8वीं सदी के शंकर, जिनका मानना था कि आत्मा और परमात्मा असल में एक ही हैं और मोक्ष का रास्ता ज्ञान से होकर जाता है। वहीं दूसरी ओर 11वीं सदी में रामानुजाय, जिन्होंने भक्ति के प्रभाव में एक नया विचार दिया कि नहीं, मोक्ष का असली रास्ता तो ईश्वर के प्रति गहरी मोहब्बत और समर्पण है। इस बौद्धिक बहस के बीच कर्नाटक में एक और भी ज्यादा जबरदस्त, एक क्रांतिकारी आंदोलन ने जन्म लिया। ये था बसवन्ना का वीरशैववाद, यानी शिव के वीर नायक, जिसने जाति और कर्मकांडों पर ब्राह्मणवादी सोच को सीधे सीधे चुनौती डाल डाली। बसवन्ना का संदेश कितना पावरफुल था, वो उनकी इस एक कविता से ही पता चल जाता है। उन्होंने कहा कि हमें बाहर मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, हमारा अपना शरीर ही तो सबसे बड़ा मंदिर है। उस दौर के लिए ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। तो चलिए अब अपना सफर आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं महाराष्ट्र की ओर, जहां 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच संत कवियों ने अपनी लोकल भाषा मराठी में भक्ति के ऐसे गीत गाए जो आज भी लोगों को हिम्मत देते हैं। और महाराष्ट्र की धरती पर भी हमें संतों की वही मिलीजुली कमाल की तस्वीर दिखती है। ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम जैसे कवि, सखुबाई जैसी हिम्मत वाली महिलाएं और चोखा मेला का परिवार जो अस्पृश्य मानी जाने वाली महार जाति से आते थे। देखिए, इन संतों के लिए भक्ति का मतलब सिर्फ मंदिर में पूजा करना नहीं था। जैसा कि तुकाराम ने कहा, असली संत तो वो है जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझे। भक्ति का असली मतलब था हमदर्दी और सेवा। लेकिन ये आंदोलन सिर्फ मीठे भजनों तक ही नहीं रुका। चोखा मेला के बेटे कर्मा मेला की ये कविता देखिए, ये सीधे ईश्वर से सवाल करती है, आपने हमें नीची जाति का क्यों बनाया? ये जाति व्यवस्था के अन्याय पर एक ऐसा सवाल था जो दिल को चीर देता है और उस समय की सामाजिक आलोचना की सबसे ताकतवर आवाजों में से एक है। अब देखिए, जिस समय भारत में ये भक्ति आंदोलन जोरों पर था, उसी समय एक और बहुत ही गहरी रहस्यवादी धारा उभर रही थी, सूफीवाद। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि इन दोनों में कितनी बातें एक जैसी थीं। तो सूफी कौन थे? सूफी थे इस्लाम के रहस्यवादी संत। उन्होंने भी बाहरी दिखावे और कर्मकांडों को खारिज किया और ईश्वर के लिए मन में प्रेम और सभी इंसानों के लिए करुणा पर जोर दिया। उनका संदेश काफी हद तक भक्ति संतों जैसा ही था। जरा इन तस्वीरों को देखिए, एक तरफ हिंदू तपस्वी हैं और दूसरी ओर सूफी संत। देखने में अलग, पर दोनों में एक बात बिल्कुल एक जैसी है। बाहरी कर्मकांडों से ज्यादा अंदर के अनुभव, त्याग और प्रेम से भरी भक्ति पर जोर। तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए सूफियों ने अपने मन और दिल को साधने के कई तरीके अपनाए, जैसे जिक्र यानी नाम जपना, समा यानी संगीत और रक्स यानी एक तरह का ध्यान नृत्य।
ये वही आध्यात्मिक प्रैक्टिस थी जिसका पालन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या निजामुद्दीन औलिया जैसे महान सूफी संतों ने किया। और फिर जब ये महान सूफी संत दुनिया से चले गए तो उनके मकबरे, जिन्हें दरगाह कहते हैं, बहुत ही अहम तीर्थ बन गए। जैसे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जहां हर मजहब के लोग आशीर्वाद लेने और एक रूहानी जुड़ाव महसूस करने के लिए जाते थे और आज भी जाते हैं। तो इन सभी आंदोलनों ने मिलकर आखिर हमें विरासत में क्या दिया? उन्होंने मध्यकालीन भारत के इतिहास पर एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी है जिसे आज भी महसूस किया जा सकता है। उन्होंने ईश्वर तक पहुंचने का एक सीधा, एक पर्सनल रास्ता दिखाया, एक ऐसा रास्ता जो हर किसी के लिए खुला था, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची, पुरुष हो या महिला। ये सच में एक सामाजिक और आध्यात्मिक लोकतंत्र था। सोचिए, इन संतों ने कला का यानी कविता और संगीत का इस्तेमाल किया समाज की सबसे बड़ी, सबसे गहरी दीवारों को तोड़ने के लिए। ये हमें आज भी सोचने पे मजबूर करता है, क्या आज के समय में कला और संगीत में समाज को बदलने की उतनी ही ताकत है? अच्छा, एक बात सोचिए, हम अक्सर लोगों को कैसे पहचानते हैं? उनके क्षेत्र से, उनकी भाषा से, है ना? कोई तमिल बोलता है तो वो तमिल है, कोई उड़िया बोलता है तो उड़िया। और हम ना अक्सर ये मानकर चलते हैं कि ये पहचाने तो भाई सदियों पुरानी हैं, युगों युगों से ऐसी ही चली आ रही हैं। लेकिन क्या ये सच में ऐसा है? क्या ये संस्कृतियां हमेशा से ठीक वैसी ही थीं जैसी आज हम देखते हैं? चलिए इसी धारणा को थोड़ा कुरेदते हैं और अपने आज के विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। तो सवाल ये है कि क्या संस्कृति सच में पत्थर की लकीर होती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में ये जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं ना, ये कोई म्यूजियम में रखा हुआ स्टैचू नहीं है जो कभी नहीं बदलता। ये तो एक बहती नदी की तरह है, हमेशा बदलती रहती हैं, विकसित होती रहती हैं। और ये विकास एक बहुत ही दिलचस्प प्रोसेस से हुआ है, जिसमें कई अलग अलग चीजें आपस में मिली हैं और बदली हैं। मतलब आज हम जिन्हें अलग अलग क्षेत्रीय संस्कृति कहते हैं, वो असल में सदियों से चले आ रहे मेलजोल का नतीजा हैं। इनमें कुछ तो स्थानीय परंपराएं हैं और कुछ विचार उपमहाद्वीप के दूसरे हिस्सों से भी आए हैं। ये सब मिलकर एक दूसरे को और भी बेहतर बनाते गए और एक नया ही रूप लेते चले गए। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं और हम शुरुआत करेंगे दक्षिण भारत से, आज के केरल से। यहां हम देखेंगे कि कैसे भाषा और धर्म ने मिलकर इस क्षेत्र की एक अनोखी पहचान बनाई। और सबसे पहले बात करते हैं भाषा की, क्योंकि भाषा खुद इस मिलावट का एक जबरदस्त उदाहरण है। अब ये देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। 9वीं सदी में 6 राजाओं ने अपने सरकारी कामकाज में, अपने अभिलेखों में संस्कृत की जगह क्षेत्रीय भाषा यानी मलयालम का इस्तेमाल किया। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी और अनोखी बात रही होगी। इससे पता चलता है कि वो स्थानीय भाषाओं को कितना महत्व दे रहे थे। और फिर आता है ये शब्द मणिप्रवालम। इसका मतलब है हीरा और मूंगा। अब आप ही सोचिए, दो खूबसूरत चीजों का मेल। ये शब्द इस सांस्कृतिक मिलावट को कितनी खूबसूरती से बताता है। ये दिखाता है कि कैसे संस्कृत जैसी हीरा भाषा को स्थानीय भाषा यानी मूंगा के साथ मिला दिया गया। तो ये तो हुई भाषा की बात। अब धर्म को देखते हैं, क्योंकि यहां भी मेलजोल का एक बड़ा उदाहरण मिलता है। चलिए केरल से अब चलते हैं पूर्वी भारत यानी ओडिशा। यहां एक बहुत ही अनोखी कहानी है। एक स्थानीय जनजातीय देवता थे जगन्नाथ। धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्हें मुख्यधारा की हिंदू परंपरा में शामिल कर लिया गया और उन्हें भगवान विष्णु का ही एक रूप मान लिया गया। और फिर राजाओं ने अपनी ताकत और अपनी भक्ति दिखाने के लिए इन देवता के लिए बड़े बड़े भव्य मंदिर बनवाए। और बात सिर्फ मंदिर बनवाने तक ही नहीं रुकी, शासकों ने तो खुद को देवता का डिप्यूटी या प्रतिनिधि तक घोषित कर दिया, जैसा राजा अनंग भीम तृतीय ने किया था। इससे उनकी शक्ति और भी बढ़ गई। असल में जगन्नाथ मंदिर पर कंट्रोल इतना जरूरी हो गया था कि बाद में मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक हर बड़ी ताकत ने इस पर अपना कब्जा करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि मंदिर पर कब्जा मतलब लोगों के दिलों पर राज करना। अच्छा, अब पूरब से चलते हैं पश्चिम की तरफ, राजस्थान। यहां एक बिल्कुल अलग तरह की संस्कृति ने जन्म लिया। एक ऐसी संस्कृति जो पूरी तरह से वहां के शासकों यानी राजपूतों के वीरता के आदर्शों और उनके सपनों के चारों ओर बुनी गई थी। ये कहानी है कि कैसे शौर्य और वीरता की गाथाओं ने एक पूरे क्षेत्र की पहचान बना दी। तो ये थे राजपूत, जिन्होंने 8वीं सदी से ही वीरता का एक बहुत शक्तिशाली आदर्श बनाया और उसे बढ़ावा दिया। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, ये एक ऐसा आदर्श था जिसे वो अपने दिल में बसाकर रखते थे।
और जिसके लिए वो जीने और मरने दोनों के लिए तैयार रहते थे। तो क्या थे ये आदर्श? इन कहानियों और कविताओं में किन बातों पर जोर दिया जाता था? पहला तो ये कि युद्ध में जबरदस्त बहादुरी दिखानी है। दूसरा, हारने से अच्छा है कि मौत को गले लगा लो। स्वामी भक्ति यानी लॉयल्टी अटूट होनी चाहिए। प्रेम और क्रोध दोनों ही भावनाएं बहुत तीव्र होती थीं। और हाँ, महिलाओं और कमजोरों की रक्षा करना उनका परम धर्म था। इन कहानियों का मकसद था कि बाकी लोग भी इनसे प्रेरणा लें और ऐसा ही बने। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन वीरता की परंपराओं ने महिलाओं के लिए भी नियम तय कर दिए। अक्सर कहानियों में उन्हें ऐसा दिखाया जाता था कि वो अपने वीर पतियों का सिर्फ जीते जी नहीं बल्कि मरने के बाद भी साथ निभाती थीं, जैसे कि सती प्रथा के जरिए। तो अब तक हमने भाषा, धर्म और शासकों की बात की, लेकिन इनके अलावा संस्कृति का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है कला। और कला भी कोई एक जगह बंधी नहीं रहती, वो भी सफर करती है, नए रूप लेती है और नए संरक्षकों के आने से बदल भी जाती है। तो चलिए अब देखते हैं कि डांस और पेंटिंग के साथ ये सब कैसे हुआ। कथक की कहानी को ही ले लीजिए। ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे एक परंपरा वक्त के साथ बदलती है। इसकी शुरुआत हुई उत्तर भारत के मंदिरों से, जहां कथा सुनाने वालों को कथक कहा जाता था। फिर आया भक्ति आंदोलन और इसमें राधा कृष्ण की कहानियां भी जुड़ गईं। इसके बाद जब ये मुगल दरबारों में पहुंचा तो इसे शाही संरक्षण मिला और ये एक अलग ही स्टाइल में निखर गया। धीरे धीरे राजस्थान और लखनऊ के दरबारों में इसके 2 बड़े घराने या स्कूल बन गए और आज़ादी के बाद इससे हमारे देश के एक प्रमुख क्लासिकल डांस का दर्जा मिला। देखिए कितना लंबा और दिलचस्प सफर रहा है। अब जरा पेंटिंग की दुनिया में चलते हैं और बात करते हैं मुगल मिनिएचर पेंटिंग की। ये एक बहुत ही बारीक और खूबसूरत कला थी। मुगल सम्राटों को इसका बहुत शौक था और वो इसका इस्तेमाल अपने दरबारी जीवन, अपनी जीतों और ऐतिहासिक घटनाओं को तस्वीरों में कैद करने के लिए करवाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, ये बेहतरीन कलाकार दूसरे क्षेत्रीय दरबारों में काम खोजने लगे। जाहिर है वो अपना हुनर और अपना स्टाइल भी अपने साथ ले गए और वहां जाकर उन्होंने स्थानीय राजाओं की पसंद और वहां के कहानियों के हिसाब से अपनी कला को ढाला। नतीजा, पेंटिंग की कई नई, अलग और बहुत ही वाइब्रेंट परंपराओं ने जन्म लिया। तो हमने भाषा देखी, धर्म देखा, कला देखी, हर जगह एक ही बात सामने आती है। वो ये कि संस्कृति कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये तो एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है। ये लगातार एक दूसरे से चीजें लेती हैं, आपस में मिलती हैं और एक नया रूप बना लेती हैं। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए बंगाली भाषा का उदाहरण लेते हैं। ये निकली तो संस्कृत से है, लेकिन आज की बंगाली में आपको आदिवासी भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे, फारसी के भी और यहां तक कि यूरोपीय भाषाओं के भी। ये दिखाता है कि कैसे एक भाषा सबको अपने अंदर समेट लेती है। तो सार ये है कि कोई भी संस्कृति एकदम प्योर या शुद्ध नहीं होती और ना ही वो कभी न बदलने वाली कोई चीज है। हर संस्कृति असल में एक मिलावट है, पुराने और नए का, स्थानीय और बाहरी का एक जिंदा धड़कता हुआ मिश्रण। और बस इसी सोच के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। एक सवाल पीछे छूट जाता है कि अगर संस्कृति हमेशा बदलती रहती है तो फिर परंपरा का असली मतलब क्या है? क्या परंपरा कोई ऐसी चीज है जो पत्थर में लिखी है, या फिर परंपरा भी एक कहानी की तरह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है और हर पीढ़ी उसमें अपना एक नया अध्याय जोड़ देती है? चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 18वीं सदी के भारत में एक ऐसा दौर जब सदियों से चला आ रहा मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। लेकिन सवाल ये है कि जब इतना बड़ा साम्राज्य ढहता है तो उसकी राख से कौन सी नई ताकतें जन्म लेती हैं? आइए इस पूरी उथल-पुथल भरी कहानी को समझते हैं। तो हमारे सामने सीधा सा सवाल है, आखिर कुछ ही दशकों में भारत का नक्शा इतना ज्यादा कैसे बदल गया? एक मजबूत, एकजुट साम्राज्य टूटकर इतने सारे टुकड़ों में कैसे बंट गया? इसके पीछे की वजह क्या थी? 18वीं सदी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य की शानो शौकत देखने लायक थी, लेकिन इस चमक दमक के नीचे साम्राज्य की नींव में दरारें पड़नी शुरू हो चुकी थी। ऐसी दरारें जो बहुत जल्द इस विशाल इमारत को गिराने वाली थीं। देखिए, ये पतन कोई रातों रात नहीं हुआ। इसकी जड़ें असल में सम्राट औरंगजेब के लंबे और बहुत खर्चीले शासनकाल में थी। उनके दौर में लिए गए कुछ फैसलों ने साम्राज्य को धीरे धीरे अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया था। तो चलिए साम्राज्य की नींव में पड़ी उन दरारों को थोड़ा और करीब से देखते हैं।
ये किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये कई समस्याओं का एक ऐसा जाल था जहां हर समस्या दूसरी को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। औरंगजेब के बाद जो बादशाह आए, जैसे कि ये है फर्रुखसियर, वो बहुत कमजोर साबित हुए। वो नाम के तो शासक थे, पर असल में उनकी डोर ताकतवर अमीरों के हाथों में थी। वो एक तरह से कठपुतली बनकर रह गए थे, और इसी वजह से दिल्ली की जो सेंट्रल अथॉरिटी थी वो लगातार कमजोर होती चली गई। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सारी समस्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। देखिए, दक्कन में सालों साल चले युद्धों ने शाही खजाना खाली कर दिया। अब जब पैसा नहीं था तो केंद्र कमजोर पड़ गया। इसका फायदा उठाकर सूबेदारों ने अपने अपने प्रांतों पर कब्जा जमा लिया और दिल्ली को पैसा भेजना बंद कर दिया। नतीजा, केंद्र और भी ज्यादा कमजोर हो गया और इसी ने विद्रोहों के लिए जमीन तैयार कर दी। उस जमाने के एक लेखक की ये बात सुनिए, इससे अंदाजा होगा कि जमीनी हकीकत कितनी भयानक थी। सोचिए जरा, किसान दो दो फसलें उगा रहा है, लेकिन उसके हाथ फिर भी खाली हैं। ये दिखाता है कि सिस्टम पूरी तरह से टूट चुका था और हर कोई बेबस था। अगर साम्राज्य अंदर से खोखला हो ही रहा था, तो बाहर से आए तूफानों ने उसे पूरी तरह से गिराने का काम किया। ये वो घातक प्रहार थे जिन्होंने वापसी के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। और ये है वो शख्स, ईरान का शासक नादिर शाह। 1739 में उसने दिल्ली पर जो हमला किया, वो सिर्फ एक शहर पर हमला नहीं था, वो मुगल साम्राज्य के धड़कते दिल पर एक जबरदस्त चोट थी। नादिर शाह ने जो लूट मचाई, उसका तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। उसने दिल्ली से करीब 50 करोड़ रुपए के सिर्फ गहने और जवाहरात लूटे, और ये उस दौर की नकदी और सोने के अलावा था। मशहूर तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन भी वो इसी लूट में अपने साथ ले गया। ये किसी की आंखों देखी बात है जो दिल्ली में हुई तबाही का दर्द बयां करती है। ये सिर्फ लूट नहीं थी, ये एक पूरी दुनिया का, एक पूरी तहजीब का अंत था, जिसने अमीरों को फकीर बना दिया और एक शानदार शहर को मलबे के ढेर में बदल दिया। और ये दबाव यहीं खत्म नहीं हुआ। नादिर शाह के जाने के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने उत्तर भारत पर एक के बाद एक कई हमले किए, जिससे मुगलों को कभी संभलने का मौका ही नहीं मिला। कहते हैं कि जब भी कोई बड़ी ताकत गिरती है तो एक खालीपन, एक पावर वैक्यूम पैदा होता है। तो मुगलों के कमजोर पड़ने से जो जगह खाली हुई, उसे भरने के लिए कौन आगे आया? और यहीं से शुरू होती है क्षेत्रीय ताकतों के उदय की कहानी। इनमें सबसे पहले थे राजपूत, खासतौर पर जोधपुर और आमेर के राजघराने। उन्होंने मुगल कमजोरी का पूरा फायदा उठाया, अपनी आज़ादी को और मजबूत किया और गुजरात और मालवा जैसे अमीर इलाकों तक अपना असर फैलाया। उसी दौरान पंजाब में सिख एक संगठित, राजनीतिक और फौजी ताकत के तौर पर उभरे। 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना ने उन्हें मुगल शासन के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट कर दिया था। सिखों ने अपनी ताकत को छोटे छोटे ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया, जिन्हें जत्थे और बाद में मिसलें कहा जाने लगा। और जब ये सभी टुकड़ियां एक साथ मिलकर लड़ती, तो उनकी मिली जुली फौज को दल खालसा कहा जाता था। यही संगठन उनकी बढ़ती हुई फौजी ताकत का राज था। अब बात करते हैं मराठों की, जो इस दौर की सबसे बड़ी साम्राज्य बनाने वाली शक्ति बनकर उभरे। उन्होंने अपने विस्तार को फंड करने के लिए एक बड़ा ही स्मार्ट टैक्स सिस्टम बनाया था। वो दूसरे इलाकों से चौथ और सरदेशमुखी नाम के 2 टैक्स वसूलते थे। सीधे शब्दों में कहें तो ये उन पर हमला न करने और उन्हें सुरक्षा देने के बदले में लिया जाने वाला पैसा था, और इसी पैसे से उनकी विशाल सेना का खर्च चलता था। पेशवाओं यानी उनके प्रधानमंत्रियों के लीडरशिप में मराठों ने एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। उन्होंने धीरे धीरे लेकिन बड़े सिस्टमैटिक तरीके से मुगल सत्ता को हर तरफ से चुनौती दी, और देखते ही देखते वो पूरे उपमहाद्वीप की एक बड़ी शक्ति बन गए। तो इस पूरी एक सदी की उथल-पुथल और बदलाव का नतीजा आखिर क्या निकला? नतीजा ये था कि भारत का राजनीतिक नक्शा अब हमेशा के लिए बदल चुका था। हम फिर से वहीं आ गए जहां से हमने ये सफर शुरू किया था। अब ये सिर्फ 2 नक्शे नहीं हैं, ये एक पूरी कहानी कहते हैं, एक विशाल साम्राज्य के टूटने और कई नई ताकतों के बनने की कहानी। और अंत में जो मुगल साम्राज्य कभी पूरे हिंदुस्तान पर राज करता था, वो अब सिर्फ एक परछाई बनकर रह गया। उसकी असली ताकत और उसका अधिकार सिर्फ दिल्ली शहर की दीवारों तक ही सिमट गया था। ये हालात एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं
पुरानी व्यवस्था तो ढह चुकी थी, भारत कई ताकतवर राज्यों में बटा हुआ था जो आपस में लड़ रहे थे। तो अब इस सत्ता के खालीपन को, इस पावर वैक्यूम को आखिर कौन भरेगा? और यहीं से भारतीय इतिहास के अगले अध्याय की शुरुआत होती है।